नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज फिर से हम लोग मॉडल सेट का प्रैक्टिस नंबर 7 लेकर के आ चुके हैं और इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन कराया गया है आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आप लोग नहीं देखें तो वीडियो को जल्दी से जा कर के देखें, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इससे पहले कि आप लोग को लेट हो जाए, देर हो जाए, आप लोग जल्दी से जाकर के वीडियो को देख लीजिए। और प्रीवियस ईयर आप लोग नहीं देखें तो प्रीवियस ईयर भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इसी चैनल में जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे हमें क्या एक प्रकार का एनर्जी, मोटिवेशन मिलता है। और कहा जाता है कि आप एक लाइक नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फ़ायदा हो जाए, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आप लाइक या सब्सक्राइब करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका जो इम्पोर्टेंट टाइम है उसके बदले आप कुछ सीख लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 1। इसमें जो प्रश्न संख्या 1 है उसको डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द किए गए हैं। यानी किस मुद्दे को भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 द्वारा रद्द किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छुआछूत। इसको कहते हैं हम लोग अस्पृश्यता, यानी इसमें छुआछूत जो होता है, यानी आर्टिकल 17 में इसको खत्म किया गया। आर्टिकल 17 से संबंधित है छुआछूत। यानी पहले हमारे समाज में बहुत सारी रूढ़िवादी बातें थी कि ये नहीं करना है, छोटी जाति का, वो बड़ी जाति का, ये सभी चीज़ों को आर्टिकल 17 के तहत दूर किया गया है। चलिए उसको खत्म किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक महान बौद्ध संत जो चोंगखापा के जन्मोदय का प्रतीक है। यानी चोंगखापा जो महान संत थे उन्हीं के जन्मदिन का प्रतीक है, कौन सा है। तो 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गलदान नामचोट। गलदान नामचोट जो है यह एक महान बौद्ध संत जे चोंगखापा से संबंधित है, यानी उन्हीं से संबंधित है, उनके जन्मदिन से संबंधित है गलदान नामचोट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। जितने भी प्रश्न आप लोग को दिखेगा वो सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए डोंट मिस द एवरी क्वेश्चंस। आप जो भी क्वेश्चन है ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। भारत में किस प्रकार के वन के क्षेत्र शुष्क ग्रीष्मकालीन में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं। यानी 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराती हैं ग्रीष्मकालीन में। तो वह क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। त्रिपिटक किससे संबंधित, यानी किसकी धार्मिक पुस्तक है। 4 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये बौद्धों से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। यानी अशोक का जो धम्म है उसका मूल संदेश क्या है। तो ये है राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा का, फिर उसके बाद से बड़ों का सम्मान। यानी इसका मतलब ये हो गया उपर्युक्त सभी, यानी डी नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा। यानी अशोक का जो धम्म था वह राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा तथा बड़ों को उसका ऐसे सम्मान करना है, ये सभी बातें बताता था। अगला है 6 नंबर प्रश्न हमारा। 6 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजित का विशेष रूप का उल्लेख किया जाता है। यानी 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा मेगस्थनीज जो आया था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो पत्नी थी कार्नेलिया, उसके देख रेख में मेगस्थनीज भेजा था, सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया। वह दार्शनिक था जो आया था, तो वहीं एक पुस्तक लिखा था मेगस्थनीज का इंडिका जो है, यानी इंडिका पुस्तक में ही ये सभी चर्चा आपको मिलता है। यानी ये जितने भी वर्ग का विश्लेषण आपको मिलेगा मेगस्थनीज के इंडिका में, यानी उसी के पुस्तक में ये सभी चर्चा मिलेगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। यानी किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो सबसे पहले वह इस 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी यह
गुप्त काल के शासनकाल में आया था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय उस समय शासन पर था, गद्दी पर था। उसके बाद से इसके बाद हर्षवर्धन आता है। हर्षवर्धन के काल में एक और आता है, मतलब चाइना से एक और यात्री आता है। आप लोग उसको कमेंट पे जरूर बताइएगा। और फाहियान का जो बुक का नाम था क्योंकि में ही इनका चर्चा मिलता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी, यानी ग्राम सब पंचायत के लिए भी था, राष्ट्रकूट राजवंशों के साथ युद्ध और श्रीलंका के साथ व्यापार, यानी उपर्युक्त सभी से संबंधित था। जो चोल वंश था ये सभी उपर्युक्त से संबंधित था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 8 नंबर प्रश्न के बाद 9 नंबर प्रश्न हमारा है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? यानी दक्षिण भारत में जो मंदिर बनते थे उसका आकर्षक द्वार जो होता था उसको क्या कहते थे? गोपुरम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? 10 नंबर का सही जवाब हो जाएगा हम्पी में, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को सजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? यानी 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा वह बलबन था। यानी बलबन जो था वो कहता था कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं उसका साक्षात क्या हूँ, उसी के समान हूँ। तो वह यह सम्मान जी अगर सजा मैं देता हूँ तो यह ईश्वरीय दंड के समान है, यानी बलबन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? यानी भारत में कागज सबसे पहले कब उपयोग में लाया गया? तो ये हो गया 12वीं सदी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब जाएगा। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? यानी यूरोपीय चित्रकारी सबसे पहले किसके द्वार में आया था? तो ये हो जाएगा आपका 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब अकबर के शासनकाल, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस डैश डैश को मनाया जाता है? यानी सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जून। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? यानी कौन ऐसा देशी रियासत था जिसको अंग्रेजों ने अभी तक नहीं मिलाया था? तो वह था ग्वालियर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह एकमात्र उद्देश्य था? यानी उसका क्या उद्देश्य था? गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह था उसका क्या उद्देश्य था? सबसे पहले तो नमक कानून का निरस्त करना, यानी नमक कानून को तोड़ना था। सरकार के सत्ता की कसौटी को तोड़ना था। उसके बाद से आम लोगों के लिए आर्थिक राहत भी देना था, यानी उपर्युक्त सभी चीज़ें हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत दालों का डैश डैश और दालों का डैश डैश करता है, यानी उपभोग करता है। यानी भारत क्या करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सी। यानी जो भारत है दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादित भी करता है और सबसे ज़्यादा खर्चा भी करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? यानी भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बंगाल विभाजन 1905 के दौरान के विरुद्ध किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो ये हो जाएगा 1929 ईस्वी। ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? यानी कौन सा अधिनियम था जिसके तहत भारत को एक अलग राज्य का दर्जा मिला था? तो यह हो गया भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? यानी न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किस कमेटी ने की थी? तो ये हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन
के अधिकार क्षेत्र नहीं है, यानी स्थानीय शासन के अधिकार क्षेत्र में कौन सा कार्य नहीं आता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायत राज प्रणाली किस सूची में आता है, यानी पंचायत राज प्रणाली किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है राज्य सूची के अंतर्गत, यानी राज्य सूची के अंतर्गत पंचायत को रखा गया है। चलिए अगला है, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासनकाल में करवाया गया था। 24 नंबर का सही जवाब हो जाएगा, यह गुप्त वंश के शासनकाल में किया था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, धन विधेयक पेश किया जाता है, यानी धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, तो ये सबसे पहले इस पेश किया जाता है, कहाँ किया जाता है, लोकसभा में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 25 के बाद हम लोग 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में किस देश के संविधान की से कोई विशेषता नहीं ली गई है, यानी कौन ऐसा इसमें है जो उसके संविधान से कोई विशेषता कुछ भी नहीं लिया गया है, तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, चीन से कुछ भी नहीं लिया गया है, यानी फ्रांस से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, लेकिन चाइना से कुछ नहीं लिया गया। चाइना ऐसे भी कमीने देश के लोग होते हैं, यानी उस देश के लोग अपने रूढ़िवादियों ने बहुत अलग विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट जो होता है, वहाँ पे न्यायाधीशों की नियुक्ति और सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है, तो ये 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ये 65 वर्ष हो जाते हैं। और जो हाई कोर्ट होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट जो होता है उसका हो जाता है 65 वर्ष, यानी इसका ये जवाब हो जाएगा और ये इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला है, अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है, यानी जो केंद्र सरकार होता है उसके उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है, तो ये होता है मंत्रिपरिषद का सचिव, यानी मंत्रिमंडल का जो सचिव होता है वही इसका उच्च नागरिक अधिकारी होता है, यानी ऑप्शन नंबर 29 नंबर का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, झरडा यानी इरदा जो है, इरदा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित नियामक निकाय है, यानी इरदा जो है किस संबंधित क्षेत्र से संबंधित निकाय है, तो इरदा जो है बीमा उपलब्ध कराता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित यानी भारत में कृषि पुनर्वृत्ति यानी कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है, यानी शिखर यानी सबसे उच्च स्तर का बैंक जो है उसका नाम क्या है, तो ये हो जाएगा कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय बैंक, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। दिनार किस देश की मुद्रा है, यानी दिनार किस देश में चलता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इराक का दिनार होता है। चीन का राजधानी आप लोगों को पता है बीजिंग होता है और यहाँ पे येन चलता है। जापान में येन चलता है, चीन में युआन चलता है, इंडोनेशिया में रुपया चलता है, और आप लोग बताइएगा ईरान में क्या चलता है। इराक का राजधानी बगदाद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, कालिदास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, यानी कालिदास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, तो 33 नंबर का सही जवाब हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था, यानी 22वां राज्य का दर्जा सिक्किम को कब दिया गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1975 में 36वां संविधान संशोधन के तहत। भारत में अर्थ संशोधन निवारण अधिनियम कब से लागू किया गया था, 35 नंबर का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 2005 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न का सब देखिए फुल फॉर्म दिया है, इसमें कह रहा है 36 नंबर प्रश्न, शब्द संक्षेप ट्राइम्स से क्या बनता है, यानी ट्राइम्स से क्या बनता है, तो 36 नंबर का सही जवाब हो जाएगा व्यापार संबंधित निवेश का उपाय बनता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है, यानी दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है, तो 37 नंबर का ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम है।
अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? कपास का औसतन उत्पादन सबसे अधिक है तो यह आंध्र प्रदेश में। काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए कपास वहाँ अच्छे उपज होते हैं। कोकस प्लेट किसकी मध्य पाई जाती है? किनके मध्य कोकस प्लेट पाई जाती है? तो कोकस प्लेट पाई जाती है यह मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न हमारा है कि आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित किया गया था? तो ये 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? यानी 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समछता उपागम सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है सैंटोस है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आते हैं? किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आते हैं? तो वह अरुणाचल प्रदेश है। और बाकी सब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? जो मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है वह होता है लैटराइट मिट्टी। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 44 था क्वेश्चन। लैटराइट मिट्टी ये नहीं हो सकता। कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो होती है जलोढ़ मिट्टी। सॉरी, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना प्रतिशत? यानी भारत में जो विद्युत उपयोग किया जाता है उसमें जल विद्युत का कितना उपयोग है? तो यह केवल 12% ही इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइन के नाम से जाना जाता है? डेमोग्राफिक डिवाइन के नाम से जाने जाने वाला जनसंख्या गणना जो है वह है 1921। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? यानी तमिलनाडु में जो सूती वस्त्र के कारखाने हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? तो कोयम्बटूर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? यानी भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा 48 का बी, केरल में। सबसे ज़्यादा केरल में रबड़ का उत्पादन किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यानी नेशनल हाईवे 1 किसको जोड़ती है? तो 49 नंबर का सही जवाब हो जाएगा। यह हल्दी से इलाहाबाद को जोड़ती है, यानी हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ती है। सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला है, राजस्थान राज्य की खेतरी बेल्ट यानी खेतरी बेल्ट के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी जो है किस बेल्ट के लिए प्रसिद्ध है, माने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 50 नंबर का सही जवाब हो जाएगा। ये तांबा उत्खनन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सामान्य गणित, तर्क और विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। आप लोग जितने भी साइंस का क्वेश्चन होगा आप लोग पढ़ लीजिएगा। कह रहा है, विद्युत लैंप का आविष्कार किया था, यानी विद्युत लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे थॉमस अल्वा एडिसन, यानी एडिसन साहब ने किया था। इनका पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिसन है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये मैथ्स का प्रश्न है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और प्रोसेस शेयर कीजिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा 40%, बी नंबर ऑप्शन सही। खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती व्यूहृत होती है क्योंकि, यानी अत्यधिक जरूरी होती है, व्यवहार में लाया जाता है क्यों? यानी 53 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह न्यूनतम बिखराव होता है, यानी यह दूर तक दिखता है, कम बिखरता है और आसानी से दूरी तक पहुंच जाता है, इसीलिए उसका इस्तेमाल करते हैं। इसका देखिए 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब समय के बारे में पूछ रहा है, तो 54 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मिनट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न है। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है, दो संख्याओं का लसमस दिया है और उनका अनुपात भी दिया है, तो संख्या की बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो 55 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 56 बड़ी संख्या हो जाएगी। ध्वनि सर्वाधिक गति करती है, यानी ध्वनि कहाँ? सबसे पहले ध्वनि के लिए माध्यम होना चाहिए और जितना स्ट्रॉन्ग माध्यम होगा वहाँ
ज़्यादा तेज़ी से गति करेगी। तो 56 नंबर का सही जवाब हो जाएगा इस्पात। सबसे ज़्यादा इस्पात में यानी ठोस में करती है, उसके बाद से पानी में करती है, उसके बाद से हवा में करती है। चलिए, उसके लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती है। 57 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा 4500 न्यूटन का बल लगेगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाएगा। यानी किसी वस्तु को कहाँ रखा जाएगा तो उसका भार न्यूनतम होगा, तो वह पृथ्वी के केंद्र पर जब रख दिया जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वहाँ पे जो होगा भार का पता नहीं चलेगा, यानी पृथ्वी के केंद्र पर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कितनी चाल से चल रही है, कितना जूल एनर्जी खर्च होगा, तो ये हो जाएगा 0.01 जूल। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वाष्प दबाव होती है। 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 760 मिलीमीटर पारे से अधिक। अगला प्रश्न है, इसमें बताना है प्रतिरोध कितना होगा। 61 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 2 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैथ का, 62 नंबर का 3 वर्ष, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 63 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 7 और 11, इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 65 नंबर, ब्लैक होल से बनता है, यानी ब्लैक होल से क्या बनता है। 65 नंबर सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ये भारी न्यूट्रॉन तारे बनते हैं, यानी भारी न्यूट्रॉन जो होते हैं वे तारे बनते हैं। हरित गृह, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा जूम इन कर देते हैं। हरित गृह का प्रभाव होता है, हरित गृह का प्रभाव किसके कारण होता है, तो कार्बन डाई, या करें कार्बन डाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कार्बन डाई की परत वायुमंडल में होने के कारण, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जितना अधिक होगा यानी हरित गृह प्रभाव बढ़ता है, यानी जो पृथ्वी का टेम्परेचर होगा बढ़ेगा। चलिए अगला है, अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम, यानी अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट जो था उसका नाम क्या था। 67 नंबर का सही जवाब हो जाएगा स्पुतनिक 1, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। जी इकाई है, जी का इकाई क्या है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का, गुरुत्वाकर्षण का, यानी गुरुत्वीयकरण का, गुरुत्व का क्या इकाई होता है, यानी 68 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर प्रति सेकेंड इसका इकाई होता है। एक नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकने को सुधारा जाता है, यानी अगर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है तो निकट दृष्टि दोष के कारण हो जाता है, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ये जस्ट अपोजिट होता है, जब नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है तो उसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष, और जब दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है दूर की, यानी दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही है, यानी इसको दूर दृष्टि दोष हो गया है, और दूर की वस्तु तो निकट दृष्टि दोष हो गया है, यानी जो दूर कहेगा दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है तो इसका मतलब उसको निकट दृष्टि दोष हो गया है, केवल नज़दीक का दिख रहा है, और नज़दीक का वस्तु नहीं दिखाई देगा तो इसका मतलब उसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है, उसको दूर दृष्टि दोष हो गया है। इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो इसीलिए दूर दृष्टि की साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब निकट दृष्टि दोष हो गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी अवतल लेंस से उसका इलाज करेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 69 के बाद 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है, जीव कोशिका में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। यानी 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डीएनए जो होता है जीन के लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है। ऑप्शन नंबर 71 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 71 नंबर प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न हमारा है 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें कह रहा है विटामिन ए। विटामिन ए संतरा में पाया जाता है कि नहीं, आप लोग इसको कमेंट में बताइए। विटामिन ए संतरा में पाया जाता है जी नहीं, विटामिन ए जो है ये तो संतरा में विटामिन सी पाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगले को हम लोग मिलान करके देखते हैं। विटामिन डी यानी कॉड एग्रीक तेल में, यानी इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो ये तो सबसे पहले हमारा हो गया 71 नंबर का सही जवाब। उसके बाद ये विटामिन ई गेहूं के अंकुरण में, ये भी सही है, और के अल्फाल्क में, यानी ये भी सही है।
यानी ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, यानी किस एकलक का टेफ्लॉन बहुलक होता है। तो 72 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये टेट्रा फ्लोरोएथिलीन एथिलीन का बहुलक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 73 नंबर कह रहा है बैकेलाइट निम्नलिखित के सघनन से बनता है, यानी किसके सघनन से बनता है। तो ये बनता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, यानी कैल्सीफेरॉल के नाम से किसे जाना जाता है। तो 74 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये होता है विटामिन D2, यानी विटामिन D2 को हम कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। जैसे कि इसमें होता है कह रहे रेटिनॉल इसमें क्वेश्चन कह रहा है जेरोफ्लैलमिया, यानी ये आपका सही हो जाएगा। और उसके बाद से साइनोकोबाल्मिन रक्तल्पता का होता है। आर्गे कैल्सीफेरॉल रिकेट्स के लिए होता है, लेकिन जो होता है टोकोफेरॉल विटामिन ए होता है। ये तो बेरी विटामिन बी हो गया है। ये सब आपका गलत, ये आपका गलत पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा माध्य होगा, 20 और 45 के बीच का माध्य कौन होगा। तो 76 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, यानी कौन इसमें प्रतिजैविक औषधि है। तो ये क्लोरोरैफेनिकोल जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है इस सूची को मिलान करना है। देखिए आप लोग सूची को मिलान करिए। सबसे पहला हमारा ये क्वेश्चन नंबर है 78 नंबर। 78 नंबर का को जूम इन कर दे रहे हैं। चलिए 78 नंबर का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देख लीजिए ए नंबर होता है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम क्या होता है। तो एस्पार्टेम आपका होता है एक कृत्रिम होता है। एस्पार्टेम क्या होता है, एक कृत्रिम मधुरक होता है। उसके बाद फ्रेऑन क्या होता है। तो फ्रेऑन एक प्रकार का प्रशीतक होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नियोप्रीन क्या होता है। तो ये एक संश्लेषित रबर होता है, ये हो जाएगा। उसके बाद बेनाल्ड्रीन क्या होता है। तो प्रतिहिस्टेमीन होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से सी नंबर ऑप्शन हम इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 79 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्रावित होने में भूमिका निभाता है, यानी दूध का स्रावित होने में भूमिका निभाने वाला जो होता है ऑक्सीटोसिन होता है। यानी आपकी भैंस अगर दूध नहीं देती है तो ऑक्सीटोसिन का क्या एक इंजेक्शन दीजिएगा, तो उससे क्या होगा, वह ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने लगेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सा है। तो 80 नंबर का सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी का मुख्यतः है, यानी 81 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये ब्यूटेन भी होता है, प्रोपेन होता है, और उसके बाद से आइसोब्यूटेन होता है। इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में लगभग जितने भी जीएस और जीके के प्रश्न थे उसको हमने देखा। इसमें 1-2 मैथ्स के भी क्वेश्चंस थे, और जो बाकी था रीजनिंग का प्रश्न आप लोग, क्योंकि आप लोग को ये टफ हो जाता है ना, मैथ रीजनिंग एक सिलेबसली होता है, लेकिन जीके जीएस का कोई सिलेबस नहीं होता, वो कहीं से पूछ सकता है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास अपने वीडियो को शेयर करिए। चलिए हम लोग इसी के साथ अपने वीडियो को आज समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।